नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कोरोना की वैक्सीन आ गई है। तमाम सवालों के बीच ये अभियान शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के सुबह के भाषण में संदेश साफ था कि टीकाकरण एक प्रयास है देश को भयावह बीमारी से बचाने का। स्वास्थ्य मंत्री का यह कहना था कि यह अंत की शुरुआत है, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। चाहे सड़क मोहल्ले में हो या प्रशासनिक व्यवस्था में, लड़ाई अभी शुरू हुई है और भारत को युद्ध स्तर पर लड़के जीत हासिल करनी है। यह सब लेकिन होगा कैसे? वैक्सीन की प्रक्रिया पर सवाल उठे। सरकार का कहना यह है कि अफवाह से बचिए, लेकिन हर वो साइंटिस्ट या डॉक्टर जो सवाल उठा रहा है, क्या उसको अफवाह मान लिया जाए? क्लियरेंस देने के कदम जरूरी थे, वो मजबूरी जो थी वो सरकार ने उसको बयां किया, लेकिन उससे जुड़े जो सवाल उठे हैं उनका जवाब मांगना भी शायद इस वक्त की जरूरत है। तो मुकाबला जारी है सही सूचना पहुंचाने का और कोरोना को हराने का, और आज उसकी एक नई शुरुआत हुई है। यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है, वैक्सीन आ गई है, लेकिन कोरोना से मुकाबला जारी है। मैं स्वागत करना चाहता हूं इन सभी सवालों से जुड़े हुए एक ऐसी शख्सियत से जो इसका जवाब दे सकते हैं। वो खुद डॉक्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी, डॉक्टर महेश शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा। आज आपने खुद भी टीका लगाया। अब आपने कौन सा लगाया, ये सवाल का अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो आप जरूर दे दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये अभियान जरूर शुरू हुआ है, इसके इर्द गिर्द एक पॉजिटिविटी भी है देश में, लेकिन कुछ सवाल भी उठ रहे हैं भारतीय वैक्सीन पर। देखिए संकेत जी, आज आपने एक विषय रखा है। आज पहली बात तो मैं बधाई देना चाहूंगा देश के उन वैज्ञानिकों को, अपने प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता को, अपने उन कोरोना वॉरियर्स को, और आप मीडिया के लोग जिन्होंने अपने आजीवन भी रिस्क में डालकर इस कोरोना के समय में पूरे देश को नहीं, विश्व के लोगों को नई नई उपलब्धियों से आगाह कराया। जब कल एक व्यवस्था के तहत मुझे ये सूचना मिली कि आपको एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ केयर वर्कर, आपको कल टीका लगाया जाएगा, और मेरे साथ कंपाउंडर भी थे, नर्स भी थे, वो एम्बुलेंस के ड्राइवर भी थे, और वो स्वास्थ्य कर्मी भी थे, जो सफाई कर्मी भी थे। उन सब के साथ आज मैंने 11:10 पर ये टीका लगवाया। ये मेरे लिए खुशी की बात थी, गर्व और गौरव की बात इसलिए थी कि जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारी दोनों वैक्सीनें, 130 करोड़ का हमारा देश, अमेरिका जैसा देश 30 करोड़, और आज भारत ने अपनी ये दोनों वैक्सीन तैयार कर हमें उपलब्ध करा दी है। और आज उसी व्यवस्था के तहत मैंने आज ये स्वयं ये वैक्सीन एक चिकित्सक के नाते, एक सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि के नाते नहीं, एक चिकित्सक के नाते आज मैंने ये वैक्सीन लगवाई है। 10 घंटे का लगभग 9 घंटे का लगभग समय हो चुका है। मुझे जहां पर इंजेक्शन लगा मुझे महसूस भी नहीं हुआ। उसके बाद 9 घंटे में, सामान्यतः इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बाद डेढ़ घंटे के अंदर कोई रिएक्शन अगर होना होता है तो हो जाता है। इंट्रावीनस इंजेक्शन का मात्र सेकंडों और मिनटों में हो जाता है, इसका मात्र आधे घंटे से डेढ़ घंटे के बीच में हो जाता है। अभी तक मुझे कोई रिएक्शन, कोई खुजली, कोई दर्द, कोई बुखार, कोई दर्द, बदन दर्द, कुछ भी नहीं है। इससे बड़ी कोई सुरक्षा, आपके सामने जीता जागता उदाहरण मैं हूं, तो मैं समझता हूं उस प्रत्यक्ष को प्रमाण की किसी और जरूरत नहीं। आपकी बात सही है डॉक्टर शर्मा, लेकिन देखिए ऐसा है कि सवाल और डॉक्टरों द्वारा ही उठाए गए सवाल, दिल्ली के ही एक अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा उठाए गए सवाल ये हैं कि एक वैक्सीन, क्योंकि वो विदेशी वैक्सीन भी है, उसका एक भाग यहां पर बन रहा है, वहां पर वो लोगों को दी जा रही है, यहां पर भी दी जा रही है, उसका क्लियरेंस हो गया। अपनी जो देसी वैक्सीन है जो यहां बनी है, उस पर ये सवाल उठ रहे हैं और डॉक्टर खुद उठा रहे हैं कि अभी उसका क्लिनिकल ट्रायल मोड में वो चल रही है। ऐसे में वो वैक्सीन दे देना कहां तक ठीक रहेगा जब उसकी डेटा आ ही रही है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद डॉक्टर कह रहे हैं। मैं उन अपने चिकित्सक बंधुओं से, उन डॉक्टरों से कहना चाहूंगा, मैं भारत सरकार की हेल्थ एक्सपर्ट स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य भी हूं। पिछले
लगभग 4 महीने से लगातार इस वैक्सीनेशन की प्रोग्रेस पर हर 10वें 15वें दिन हम लोग मीटिंग्स कर ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और जनता तक बता रहे हैं और उन पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, एक्सपर्ट्स की राय ले रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन, कब वैक्सीन लगे, किस वैक्सीन को इजाजत मिले। देखिए, एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था के तहत हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई। कौन सी वैक्सीन बनाई, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। आज 6 वैक्सीन है जो इस देश में आने के लिए दरवाजे पर तैयार खड़ी हैं। आज जिन 2 वैक्सीन को इजाजत मिली है, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी होती है, वैज्ञानिक बनाते हैं, फिर उस कमेटी उसको पास करती है, जिसमें साइंटिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, कोई पॉलिटिशियन उसमें नहीं होता। माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, जो विषय के गंभीर विशेषज्ञ होते हैं, वो उसमें होते हैं। उसके बाद ये वैक्सीन जाती है हमारे सीडीएसको पर, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पर जाती है, जो सभी दवाओं की स्टैंडर्ड्स को चेक करती है। वो खाली वैक्सीन के लिए नहीं बनी वो संस्था देश में जितनी भी गोली, कैप्सूल, इंजेक्शन आप लेते हैं, वैक्सीन आप लेते हैं, उन सबको कंट्रोल करते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद वो वैक्सीन जाती है आईसीएमआर के पास, आईसीएमआर के बाद वो जाती है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास, फिर स्वास्थ्य मंत्रालय उस पर अपनी राय देता है और वो वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है। नहीं, लेकिन डॉक्टर शर्मा, होता क्या है अमूमन जब पैंडेमिक ना आया हो, अमूमन ये प्रक्रिया सालों में फैली रहती है, महीनों में नहीं। अब हम समझ सकते हैं कि क्योंकि इतनी भयावह महामारी थी, इस वजह से ये फैसला जल्दी से जल्दी लेना था। मेरे ख्याल से जो जितने भी वैज्ञानिक और डॉक्टर जो संदेह प्रकट कर रहे हैं, उनका बस यही कहना है कि ये जज्बात समझ में आते हैं जल्दी से इसको लोगों तक पहुंचाने के, लेकिन क्या जल्दबाजी के चक्कर में जो साइंटिफिक डेटा जो चाहिए होती है फेज 3 ट्रायल की, क्या उसके लिए अगर इंतजार कर लेते, एफिकेसी अगर देख लेते, तो एक हम और बेहतर और ज्यादा गौरवान्वित होकर के ये कहते कि हाँ, ये हमारी वैक्सीन है और चलें और इसको लगाएं। देखिए विश्व के लोगों ने इन वैक्सीन को स्वीकार किया है। आज 6 वैक्सीन जो और हमारे सामने हैं, जाइडस कंपनी, कैडिला की कंपनी की मेडिसिन है, बायोलॉजिकल एडवांस कंपनी की मेडिसिन है, स्पुतनिक कंपनी की मेडिसिन है, जो ट्रायल के तीसरे स्टेज के अंदर हैं और एक स्पेसिफिक क्लॉज के तहत इसकी उपलब्धता कराई गई है। जो इमरजेंसी क्लॉज है उसके तहत इसकी उपलब्धता कराई गई है। इसीलिए ओपन मार्केट के अंदर कोई इसको प्राइस टैग नहीं दिया गया है कि कोई भी कंपनी इसको ओपन मार्केट में बेच पाए, यह अभी टैग नहीं दिया गया है। स्वयं डॉक्टर गुलेरिया ने यह वैक्सीन लगवाई है, स्वयं डॉक्टर वीके पॉल ने जो नीति आयोग के उन्होंने ये वैक्सीन लगवाई है। मैं कौन हूं? मैं एक सांसद हूं, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, नरेंद्र मोदी की पार्टी का एक सांसद हूं, मैं आपके बीच बैठा हूं, मैंने ये वैक्सीन लगाई है। कोरोना जैसी कौन सी वाली लगाई है डॉक्टर साहब? पिछले सीरम इंस्टीट्यूट वाली या भारत बायोटेक वाली? मुझे ये देखिए, मुझे ये चॉइस नहीं दी गई थी कि कौन सी वैक्सीन आपको लगेगी। मुझे यह भी नहीं बताया गया था। कल मैंने दिखाना चाहता हूं, एक लिस्ट के तहत मेरा नाम आया कि ये वैक्सीन आपको लगेगी। कल कौन सी वैक्सीन लगेगी ये कहीं भी जारी नहीं। और मैं बता रहा हूं, जब मैं उस हेल्थ कमेटी का हिस्सा था तो यह तय किया गया था कि कौन सी वैक्सीन रैंडमाइज कर किस बूथ पर चली जाए। उनको दूसरा ध्यान रखना है कि दूसरी वैक्सीन भी, दूसरी डोज भी उसी कंपनी की लगवाई जाए। बस ये हमें ध्यान रखना था। आपको लगता है ये भी एक आगे जंग में ये एक चुनौती बनी रहेगी? कहीं ऐसा ना हो कि एक किसी और कंपनी की लग जाए, दूसरी किसी और की लग जाए। सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिसकी वैक्सीन लगा रहे हैं उसी की दूसरी भी लगाएं। देखिए, ये चिंता आपकी वाजिब है। आप देखिए, मुझे एक सर्टिफिकेट मिला है जिसमें ये लिख के दिया गया है कि आपको ये वैक्सीन लगाई गई है और 1 महीने बाद, 28 दिन बाद आपको दूसरी वैक्सीन लगवानी है। उसके 15 दिन बाद आपको ये उपलब्ध होगा, इसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो मैं समझता हूं ये ध्यान हमें जरूर रखना है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये ध्यान हमें रखना है कि हम उसी कंपनी की जो भी ब्रांड हमें लगी है वही ब्रांड अगली बार लगवाएं 28 दिन बाद। लेकिन इस पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह मैं समझता हूं नहीं उठना चाहिए। नहीं, लेकिन डॉक्टर शर्मा देखिए, आप ये भी मानेंगे कि एक लोकतंत्र में यदि अगर लोग प्रश्न उठा रहे हैं और संदेह आ रहा है तो उस संदेह को दूर करना भी उतना ही जरूरी है। आखिरकार अगर संदेह दूर हो जाएगा तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं होगी कि और लोग आएंगे और खुश होकर के आएंगे, राजी खुशी, देखिए, बिना मन में कोई डाउट रखे। देखिए, मैं आपके सामने एक
राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं उस हेल्थ कमेटी का सदस्य हूं जिस कमेटी के चेयरमैन समाजवादी पार्टी के नेता श्री प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हैं, जिसमें सभी पार्टियों के लगभग 25 मेंबर पार्लियामेंट उसके सदस्य हैं। हाँ। लगातार हर 10वें दिन हम इस बात पर बहस कर रहे हैं और हमारी पार्टी के किसी भी पार्टी के लोग वहां विषय उठाते हैं कि साहब कौन सी वैक्सीन, स्पुतनिक क्यों नहीं, इनके प्राइस टैग क्यों नहीं, कोविड कोवैक्सीन या कोविशील्ड कौन लगवाए। ये विषय हर बार चर्चा में आते हैं और जब ये तय किया गया कि हमारी अथॉरिटीज ने जब इस बात को क्लियर किया कि दोनों वैक्सीन बराबर की पोटेंट हैं, हाँ। सेफ हैं, हाँ। आज देश में दोनों वैक्सीन लगी हैं। हाँ। दोनों वैक्सीन आज देश में लगी हैं। क्या आपके पास अभी तक संकेत जी कोई सूचना किसी वैक्सीन के अनटुवर्ड रिएक्शन की आई है? नहीं, सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई। बताइए। तो आपके सामने अभी ये बात है कि सरकारी कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई भी कहीं से भी कोई घटना, और मैं आपके सामने बैठा हूं भाई, जीता जागता उदाहरण बैठा हूं, गुलेरिया साहब बैठे हैं, वीके पाल साहब बैठे हैं, कोई मतलब किसी तरह की फीलिंग भी नहीं है। इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो अच्छा, सकता है? अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं डॉक्टर शर्मा, बतौर डॉक्टर, और मैं ये जानता हूं और हमारे दर्शकों को भी ये जानना जरूरी है कि सांसद तो आप हैं ही, आप एक अस्पताल भी चलाते हैं, और जब आपने देखा कि कोरोना के मामले बढ़ रहे थे तो आप सीधा पहुंच गए अपने अस्पताल कि सांसद बाद में बनेंगे, पहले लोगों का इलाज करें। तो इस लिहाज से आप एक कोरोना वॉरियर हैं और आपका टीका लगना लाजमी है। लेकिन मेरा सवाल यह है, बतौर डॉक्टर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वैक्सीन का जो पूरा जो हमने पढ़ा है, आप उसको और बारीकी से बता सकते हैं। वैक्सीन एक कंटेन्ड एनवायरनमेंट में एक ऐसी स्थिति क्रिएट करती है शरीर में कि एंटीबॉडीज बने शरीर में। अब इस पूरी प्रक्रिया में हमने देखा है, विदेश में कुछ खबरें आई हैं कि कुछ वैक्सीन लगने से करीब 22-23 लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि क्या वो चुनौतियां हैं जिनका सामना करना चाहिए, कि किन परिस्थितियों में वैक्सीन का एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये वैक्सीन्स पहली जो ट्रायल हो चुकी हैं वो ट्रायल पास कर आई हैं। दूसरा, उनका लाइव एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हूं और डॉक्टर गुलेरिया जी और लोग भी बैठे हैं। अब वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और संकेत जी, मैं एक और विषय कहना चाहूंगा। हम किसका मतलब किसी जो भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, हम एक व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं। आपसे मैं सवाल पूछता हूं आपके माध्यम से कि जब हम किसी हवाई जहाज में बैठते हैं तो क्या उसके कॉकपिट में जाके पायलट से यह पूछते हैं कि आप हवाई जहाज सही उड़ा लोगे, कौन से रास्ते से जाओगे? वहां एक व्यवस्था है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, एयरपोर्ट बनाती है, हवाई जहाज बनाती है, हवाई जहाज चलाती है, पायलट की शिक्षा देती है, पायलट की ट्रायल करती है, उसके बाद एक डीजीसीए है। ये एक व्यवस्था का हिस्सा है। इसी तरह हमारे स्वास्थ्य में भी एक व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था को चैलेंज करना उचित नहीं होगा। देखिए, वैक्सीन कोरोना की तो बन गई, लेकिन अगर किसी के दिमाग में कोई राजनीतिक कीड़ा हो, उसकी वैक्सीन अभी वैज्ञानिक नहीं सोच रहे हैं बनाने की, तो राजनीति करना एक लाइलाज बीमारी अभी नहीं बनी है। ऐसा डॉक्टर शर्मा का कहना है। वो लाइलाज बीमारी। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर शर्मा, और वो सवाल है दाम को लेकर के। अभी तो क्योंकि हेल्थ वर्कर को लग रहा है सरकार इसका जो दाम है वो वहन कर रही है, लेकिन आगे चल के जब ये लोगों को लगेगी और राज्यों में लगेगी, राज्यों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राज्य पर ऐसे ही बहुत बोझ है, जीएसटी का पैसा मिल नहीं रहा, इस वजह से केंद्र सरकार इसका जो दाम है वो दे दे ताकि राज्यों में लोगों तक ये मुफ्त या बहुत कम दामों में मुहैया कराई जा सके। आपका क्या विचार है? देखिए, ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि, और हमारे मुख्यमंत्री सभी लोग भी चाहते हैं, उनके साथ चर्चा भी हुई है कि देश के लोगों को वैक्सीन लगे। अब उसकी कीमत कौन वहन करे, ये एक अलग विषय है और मैं समझता हूं ये प्रशासनिक और आर्थिक विषय है। इस पर भी मुख्यमंत्रियों से चर्चा होने के बाद ही कोई रेट तय हो पाएगा। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, आज की तारीख में जो लोग संशय कर रहे हैं, हमारी ये जो वैक्सीन की कॉस्ट है, ये वर्ल्ड की जो वैक्सीन हैं, चाइना में जो वैक्सीन बनी है उसकी कीमत अगर हम डॉलर को इंडियन रुपी में, वो लगभग 5600 रुपए है। अमेरिका में जो वैक्सीन लगी उसकी कीमत करीबन 2600-2800 रुपए है। 1400 रुपए में कुछ वैक्सीन है। हमारी वैक्सीन की जो अभी हमें जो कॉस्ट पड़ी है वो 206 रुपए है। जो मार्केट में रेट आएगी
लेकिन मैं आज ये बता देना चाहता हूं, आपके चैनल एनडीटीवी एक जिम्मेदार चैनल है, उसके माध्यम से बता देना चाहता हूं, आज की तारीख में जब ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है तो इस वैक्सीन की बिक्री मार्केट में खुले बाजार में नहीं हो सकती कानून के तहत। अब प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक पहलुओं को देखते हुए कौन इसकी कीमत वहन करेगा, इसकी दर क्या रखी जाएगी, आज की तारीख के अंदर इसकी कोई दर तय नहीं हो सकती, यहां भी नहीं हो सकती, विश्व में भी नहीं हो सकती। कोई वैक्सीन विश्व में भी किसी भी कीमत पर उपलब्ध नहीं है। आगे क्या होगा, यह गर्त में है, भविष्य के गर्त में है, और कौन इसकी कीमत, मैं चाहूंगा देशवासी को वैक्सीन मिले। अब वो देश की सरकार या प्रदेश की सरकार या कौन वहन करे, ये एक विषय है, और मैं समझता हूं सरकार उचित फैसला लेगी। जब भी ऐसा समय आएगा सरकार उचित फैसला लेगी। हां, ये मैं जरूर चाहूंगा कि हर देशवासियों को, जिसकी जेब भी ये मंजूरी नहीं देती कि वो इसकी कीमत को बर्दाश्त कर सकेगा, अगर कोई कीमत ऐसी आती है तो मैं समझता हूं उनको भी हक है। और मुझे खुशी है कि आज हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर और उस सफाई कर्मी को भी निःशुल्क वैक्सीन लगी है, मेरे साथ भी लगी है। मैं इसका खर्च वहन भी कर सकता था, लेकिन वो सफाई कर्मी हो सकता है ना वहन कर सकता, लेकिन आज उसे भी वैक्सीन लगी है। तो ये हमारी सरकारी व्यवस्थाओं को सलाम है। एनडीटीवी में डॉक्टर शर्मा लगातार कार्यक्रम करते रहे हैं। सैल्यूट आवर सेवियर्स के नाम से भी डॉक्टरों को 100 बार शुक्रिया, क्योंकि जिसने कोरोना झेला है वही जानता है एक डॉक्टर की और एक कर्मचारी की, स्वास्थ्य कर्मचारी की असली अहमियत। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी टीकाकरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आज एक और डॉक्टर थे जिन्होंने टीका लगवाया और उदाहरण प्रस्तुत किया कि इस टीके के साथ कुछ गड़बड़ नहीं है। लीड बाय एग्जाम्पल कर रहे हैं ये डॉक्टर्स, सूचना भी दे रहे हैं, और आज टीका भी उन्होंने लगाया। वो क्या कहते हैं, ब्रेक के बाद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि वायरस से मुकाबला अभी जारी है। बने रहिए। हमारे अगले मेहमान एक डॉक्टर भी हैं, एक डायरेक्टर भी हैं, और सबसे बड़ी बात, इन सारी भूमिकाओं के अलावा सही सूचना लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा भी इन्होंने उठाया है। एम्स के निदेशक, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जिन्होंने आज खुद टीका लगवाया, वो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत यहां पर एनडीटीवी इंडिया में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल, आपने टीका सुबह लगवाया था, कोई सिम्टम्स, कोई चीज जो आप महसूस कर रहे हों, दर्द, खिंचाव? क्योंकि आप जो बोलेंगे वो लोग सुनेंगे। मैंने सुबह टीका लगाया था और अभी तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कोई मुझे ऐसी तकलीफ नहीं है, ना टीके के साइड पे कोई दर्द है या कोई बाजू में तकलीफ है या बुखार या और कोई लक्षण है। मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरे को तो ऐसा लगता भी नहीं कि मैंने सुबह टीका लगाया। डॉक्टर गुलेरिया, आप जानते हैं कि बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं और राजनीति एक कोने रख देते हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने, यहां तक कि कुछ दिल्ली के डॉक्टर्स जिनको आज टीका लगना था, उन्होंने भी ये बोला कि हमको सीरम इंस्टीट्यूट वाली वैक्सीन लगा दीजिए, वो दूसरी वाली नहीं, क्योंकि उस पर हमें भरोसा नहीं है। आप इसको कितना बड़ी चुनौती मानते हैं कि डॉक्टर खुद संदेह प्रकट कर रहे हैं एक ऐसी वैक्सीन की जिसको इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन अभी उसकी फेज 3 ट्रायल के एफिकेसी के नतीजे सामने नहीं आए? मेरा ये मानना है कि हमें पूरे जो साइंस है या डेटा है उसको देखना चाहिए और उसके बेसिस पे अपना निर्णय लेना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि हम एक पैंडेमिक सिचुएशन में हैं। अगर हम आम सिचुएशन में होते, नॉन पैंडेमिक सिचुएशन में, तो मेरे को ये लगता है कि अभी तक जो भी वैक्सीन दुनिया में मिल रही है, सबके अभी ज्यादा फॉलोअप होता। हम कहते हैं कि 6 महीने, साल भर देखो कि कितनी उसकी एफिकेसी है, कितनी देर तक वो आपको इम्यूनिटी देती है, लेकिन वो सिचुएशन है नहीं। हम एक पैंडेमिक सिचुएशन में हैं जहाँ लोगों की रोज जान जा रही है, केसेस कई जगह बहुत बढ़ रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में कई ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो बेस्ड ऑन डेटा हमें डिसीजन लेना पड़ता है, और यही डिसीजन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का लिया गया रेगुलेटरी बॉडीज में। और अगर मैं बात करूं डोजेस की, अगर हमें अपने
30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना है पहले फेज में, तो हमें 60 करोड़ डोजेस चाहिए। अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लाएंगे वैक्सीनेटर को, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि हम डोजेस कहाँ से लाएंगे और हम कितना समय लग जाएगा। तो हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगर सेफ्टी डेटा अच्छा है, इम्यूनोजेनिसिटी डेटा अच्छा है, तो अभी हमें जो वैक्सीन मिल रही है वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ हद तक उससे प्रोटेक्शन होगी। सेफ वैक्सीन है, हमें प्रोटेक्शन हो, चाहे 60% हो, चाहे 70 हो, चाहे 90 हो, कुछ प्रोटेक्शन मिलेगी। और बाद में जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी तब हम आगे देख सकते हैं, क्योंकि जैसे कोविड पैंडेमिक आया था, शुरू में जो हम चीजें कर रहे थे, बाद में हमने बिल्कुल वो नहीं की। लेकिन अगर शुरू में हम कुछ भी ना करते तो शायद हमारी मोर्टेलिटी भी ज्यादा होती और हम पैंडेमिक से लड़ नहीं पाते। इसलिए अभी सिचुएशन को देखते हुए हमें सब लोगों को आगे आके प्रोटेक्शन अपने लिए, अपनी सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए, देश को वापस नॉर्मल सी के लिए लाने के उस स्टेप्स के लिए हम सबको आगे वैक्सीनेशन लगाने के लिए आना चाहिए। अपने रिसर्चर्स, अपने साइंटिस्ट, अपने रेगुलेटरी बॉडीज पे विश्वास होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये पैंडेमिक सिचुएशन है। अगर हम सब लोग मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम इससे नहीं निकल पाएंगे। ठीक है डॉक्टर गुलेरिया, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपने भी वो खबर पढ़ी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय एक हेडलाइन आई कि एक देश में एक वैक्सीन लगी और करीब 20-22 से ज्यादा मौतों का एक फिगर सामने आया। अब वैक्सीन, मैंने आप ही से सुना है, वैक्सीन एक तरीके का मैकेनिज्म शरीर में ट्रिगर करती है जिसमें वो वायरस इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि एंटीबॉडीज बने एक कंटेन्ड एनवायरनमेंट में। आपको लगता है ये अपने आप में उन लोगों के लिए चुनौती बन जाएगी जो कि बुजुर्ग हैं, जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो कि ना झेल पाए इसको? क्योंकि ऐसा हुआ है। अगर हम वैक्सीन की बात करें, पहले मुझे पता है ये जो न्यूज आपकी बात कर रहे हैं उसमें और डेटा चाहिए कि जो डेथ्स हुई हैं वो कॉज एंड इफेक्ट वैक्सीन के कारण ही हुई हैं या वैसे भी क्योंकि इन लोगों की उम्र ज्यादा थी, कोमॉर्बिडिटीज थी या और किसी कारणवश डेथ हो। अगर हम वैक्सीन की बात करें बुजुर्गों में, तो सेफ्टी का इतना इशू नहीं है वैक्सीन में, इम्यूनोजेनिसिटी का इशू है। क्योंकि ओल्डर एज ग्रुप में हमारा इम्यून सिस्टम जो है एज के हिसाब से इतना रिस्पॉन्सिव नहीं रहता और कई दफा ये देखा जाता है कि वैक्सीन की जो इम्यूनिटी बॉडी में जनरेट करने की जरूरत होती है वो ओल्ड एज में उतनी नहीं हो पाती। इसलिए कई वैक्सीन में लोग ये डिस्कस करते हैं कि उसकी ज्यादा डोज दिए जाए, बुजुर्गों में डबल डोज दी जाए, जिससे इम्यून सिस्टम को ज्यादा स्टिमुलेट किया जाए। डॉक्टर गुलेरिया, हमने अपनी वैक्सीन में इस चीज को मतलब नजर में रखा है इस बात को, क्योंकि हिंदुस्तान में भी बुजुर्ग लोग हैं और हो सकता है ऐसी तकलीफ यहां पर भी लोगों को है। हमारी वैक्सीन से हम कैसे इस चीज को लड़ेंगे? तो अब हम जैसे जैसे हमारी ट्रायल्स हो रही है उसमें बुजुर्ग लोग, एक जैसे हम ट्रायल करते हैं उसमें कुछ कैटेगरीज हम उन लोगों की लेते हैं जो ओल्डर एज ग्रुप की हो या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हो। तो क्योंकि जैसे जैसे हमें कॉन्फिडेंस आता है कि ये वैक्सीन सेफ है, हम ये देखना चाहते हैं कि ओल्डर एज ग्रुप में सेफ भी है और ये अच्छी इम्यूनिटी देती है या नहीं। तो ये जो ट्रायल्स होती हैं इसमें ये दोनों चीजें देखी जाती हैं और ये हमारे वाली वैक्सीन में भी देखी गई हैं और आस्ता आस्ता इसमें और डेटा भी जनरेट होगा, क्योंकि जब भी हम वैक्सीन की बात करते हैं तो नंबर्स पे अ ह्यूज रोल। तो जैसे हम फेज 3 या फेज 4 ट्रायल में जाते हैं, जब ज्यादा से लाखों लोगों को वैक्सीन लगेगी तो फिर ज्यादा रोबस्ट डेटा आगे हमारे सामने आएगा। जी डॉक्टर गुलेरिया, अब एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं इसके दाम को लेकर के। अभी तो देखिए ये मुफ्त है क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जा रही है, जब वो मास रोल आउट होगा उस समय आपको क्या लगता है कि भारत जैसे देश में लोगों को लाना, वैक्सीनेशन बूथ में वैक्सीनेट करना, टीकाकरण करना और इस तरीके से करना ताकि उनकी जेब पर बोझ ना पड़े, ये अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती होगी? मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हम वैक्सीनेट करेंगे लोगों को और जैसे जैसे और वैक्सीन आएंगी और कंपनीज की वैक्सीन आएगी, कंपटीशन होगा, तो उसका जो दाम है, प्राइस है, वो अपने आप गिरेगा। ये नॉर्मल इकोनॉमी है कि जब व्हेन यू हैव कंपटीशन तो अपने आप प्राइस कम होता है। दूसरा इशू ये है कि देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स, चाहे हम CSR की बात करें या वॉलंटियर्स की बात करें, जो आगे आके वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं। तो मेरे को ये लगता है कि एक सिचुएशन जब ऐसी आएगी तो लोगों को अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा और वैक्सीन का कॉस्ट भी इतना सस्ता होगा कि देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसलिए वेरी पॉजिटिव कि आगे जाके भी जब हम वैक्सीन रोल आउट करेंगे, चाहे हम बुजुर्गों की बात करें या लेस देन 50 इयर्स लोगों की बात करें, कॉस्ट विल नॉट बी एन इशू।
डॉक्टर गुलेरिया, कितना थक गए हैं आप? क्योंकि पिछले 10-1 महीने से तो देख रहा हूं लगातार सूचना भी देना और उतने बड़े अस्पताल को संभालना। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? पिछले 10 महीने 11 महीने हैं, अगर हम देखें तो काफी चैलेंजिंग है। और जब मैं वैक्सीन लगा रहा था तो यही सोच रहा था कि ये एक लड़ाई का जो अब अंतिम चरण शुरू हुआ है, तो पिछले 10-11 महीनों में जो हमने लड़ाई लड़ी है, सब लोगों ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने, बिना ये देखे हुए कि कोई छुट्टी है या हमारी वेकेशन है या और कुछ काम है, घर का काम है, सबको छोड़ के सब लोग इस लड़ाई में इकट्ठे जुट गए थे और सब ने इसको बहुत अच्छी तरह से लड़ा है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में केसेस इतने कम हुए हैं, केस फर्टेलिटी इतनी कम है, जब हम देख रहे हैं कि हम डेवलप्ड नेशन में क्या हाल है। लेकिन ये बात सही है कि हम सब ये सोचते हैं कि अब ये कब खत्म होगा, क्योंकि इतने महीने हो गए हैं और सब लोग, जो हम कहते हैं, कोविड फटीग वाले सिचुएशन में पहुंच रहे हैं। लेकिन थोड़े दिनों की बात है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब टीकाकरण शुरू हुआ है तो कुछ दिनों में हमारे केसेस जो हैं और कम हो जाएंगे और हम एक थोड़ा सा जो है आराम से रह पाएंगे कि अब हम कोविड का अंत देख सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत 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 धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद वैक्सीनेशन डे की शुरुआत पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं मुकाबला पे, और जब वापस आएंगे तो स्वास्थ्य मंत्री से मैंने बात की। आज वो गंगाराम अस्पताल में थे, पहले एम्स गए, फिर गंगाराम अस्पताल गए। ये भी एक फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह हर जगह पूरी इस व्यवस्था, देखिए एक अजीब सी चुनौती रही कोविड-19, उस पर राजनीति भी हुई, तमाम बातें हुई, लेकिन इन सब से ऊपर उठ के आज जब टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है तो उस पर इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स का क्या कहना है, सरकार के प्रतिनिधियों का क्या कहना है, और खासतौर से स्वास्थ्य मंत्री का प्रधानमंत्री की इस बात पर क्या कहना है कि अफवाह और दुष्प्रचार से बचकर रहना है। क्योंकि कुछ सवाल लाजमी हैं, पूछे भी जाने चाहिए, लोग पूछ भी रहे हैं, उनका जवाब मिल जाएगा तो थोड़ा और मजबूती से लोग जुड़ेंगे इस पूरे अभियान से। क्या कहा इन सब तमाम बातों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, आपको सुनाएंगे वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। Dr. Harshvardhan is right here. Dr. Harshvardhan, how satisfying a day is this for you? कितना संतोषजनक दिन है आपके? I think it is quite satisfying, and you can well imagine that we started our journey in the fight against COVID on 8th of January 2020. That was within 48 hours of the WHO having informed the whole world about the news from China about a new coronavirus. And within less than 48 hours, we had organized our first meeting of experts in the health ministry. So it's almost 1 year now. 1 year we have seen so many facets of the struggle, so many milestones, and now this is a very, very significant milestone that we have achieved by now. And today the vaccine launch and the delivery of the vaccine right into the bodies of the people, and more particularly to begin with the health workers. It has started today, and it has been done with the pious blessings of our Honorable Prime Minister. So it's definitely a very satisfying moment, and it certainly gives a signal that probably we have entered into a phase which is probably the beginning of the end of COVID virus, and we are already on our road to victory against the COVID virus. And this addition of the vaccine now in the whole fight, it will act like a संजीवनी। ये पूरा प्रयास जो है वो बहुत पहले सरकार ने शुरू कर दिया था, बहुत पहले आपने, इससे पहले की वैक्सीन आती नहीं, वैक्सीन दी कैसे जाएगी लोगों को, इसकी प्रक्रिया सरकार में शुरू हो गई थी। आज देखिए अगस्त के पहले सप्ताह में इसके लिए एक्सपर्ट्स की कमेटी जो डेडिकेटेडली इस बात पे काम कर रही थी कि उसका नाम ही कमेटी का नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन, उसमें सीनियर लोग हैं, डॉक्टर पॉल जैसे हमारे हेल्थ सेक्रेटरी, एक्सपर्ट्स हैं, कई सारे स्टेट्स के लोग हैं, और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, कोई इम्यूनाइजेशन से जुड़े हुए, 5 महीने वो कर रहे। और
ये जो आज आप देख रहे हैं जो अनफोल्ड हुई है एक्टिविटी, इसकी बहुत मेटिकुलस तैयारियां हुई है। लाखों लोगों को देश के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन ब्लॉक लेवल पे उनको ट्रेन किया गया है। उनको सब प्रकार की ट्रेनिंग के साथ साथ सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग की गई है। बार बार ड्राई रन किए गए हैं, मॉक एक्सरसाइज हुई है। मैं तो स्वयं मॉक एक्सरसाइज में तमिलनाडु में भाग लेके आया, और उस सब के बाद ये आज सारी प्रक्रिया हुई है। और फिर इससे बड़ी बात यह है कि भारत के पास पहले से पर्याप्त अनुभव है। हमने भारत में पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंका, चेचक को हमने जड़ से उखाड़ फेंका, और इसके साथ साथ हमने इतना बड़ा रॉबस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम भारत में चलाते हैं। 60 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को 1 दर्जन वैक्सीन साल भर देते हैं। तो भारत के पास इतना सब कुछ है, लेकिन ये बहुत क्रेडिटेबल है भारत के लिए, और दुनिया भी इसको देख रही है कि 1.38 बिलियन लोगों के देश में और इतनी बड़ी वृहद एक्सरसाइज हो रही है। शायद दुनिया का ये सबसे बड़ा अभियान है जहां 30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन देने की बात कर रहे हैं अगले कुछ महीनों के अंदर। You've seen many scientists also have come out and they've said that, when phase 3 trial results are not out, efficacy results are not out, how can you approve this? Do you think that this was a difficult... हमने बार बार ये बात कही है कि पर्याप्त वैज्ञानिक स्क्रूटनी के बाद इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया जाता है, वो भी भारत में भी किया गया है। दुनिया में दूसरी वैक्सीन्स भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के हिसाब से दुनिया के लोगों को लगाई जा रही हैं। हमें इस बारे में कोई भी शक शुबा या संदेह नहीं है कि किसी भी प्रक्रिया को थोड़ा बहुत भी डाइल्यूट किया गया है। When are you planning to get one? When are you planning to get one? My advice to everyone in the country is that number one, everybody should wait for his turn. I will also wait for my turn, and I think my turn will come when the category where everybody above 50 years will be vaccinated. So I will wait for that day when we start that phase of the... All the best, Dr. Harshvardhan. Thank you. किसी हवाई जहाज में बैठते हैं तो क्या उसके कॉकपिट में जाके पायलट से यह पूछते हैं कि आप हवाई जहाज सही उड़ा लोगे, कौन से रास्ते से जाओगे? वहां एक व्यवस्था है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, एयरपोर्ट बनाती है, हवाई जहाज बनाती है, हवाई जहाज चलाती है, पायलट की शिक्षा देती है, पायलट की ट्रायल करती है, उसके बाद एक डीजीसीए है। ये एक व्यवस्था का हिस्सा है। इसी तरह हमारे स्वास्थ्य में भी एक व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था को चैलेंज करना उचित नहीं होगा। देखिए, वैक्सीन कोरोना की तो बन गई, लेकिन अगर किसी के दिमाग में कोई राजनीतिक कीड़ा हो, उसकी वैक्सीन अभी वैज्ञानिक नहीं सोच रहे हैं बनाने की, तो राजनीति करना एक लाइलाज बीमारी अभी नहीं बनी है। ऐसा डॉक्टर शर्मा का कहना है। वो लाइलाज बीमारी।